स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 है आपके पास। एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी के कुछ कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं, उन पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं वापस से। ठीक है, तो जैसे कि एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये जो प्रूफ्स हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज है आपके पास 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 इसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सबसे पहले लिखा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है आपके पास, प्लीज गौर करिए सब लोग। यहाँ ए बी और सी एक ट्राइंगल है, और एक और ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है। और बोला गया है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन दिया गया है ए डी, और एक और मीडियन दिया गया है। यहाँ पर एक मीडियन के बारे में बात की गई है, पी एम मीडियन। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ए बी ए डी एंड ए सी प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर, सॉरी पी क्यू पी एम और पी आर। ऑर्डर ही इस हिसाब से चलाया गया है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है तो भाई गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं हम। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। एक तो ये चीज गिवन है आपको। एक आपको ये गिवन है कि भाई ए डी इज मीडियन। एडी क्या है? मीडियन। तो एडी अगर मीडियन है तो डी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू सी डी। सही है। और नेक्स्ट है आपके पास पी एम इज मीडियन, बी एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है तो भाई क्यू एम इक्वल टू एम आर। क्वेश्चन नंबर 12 में बाजू वाली साइड है और मीडियन को प्रोपोर्शनल बताया गया है दूसरे वाले ट्राइंगल की बाजू वाली साइड और मीडियन। तो भाई सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, पीएम मीडियन मीडियन है उनको लिख दीजिए। और आपको क्या चीज करने को बोली है उस पर गौर करिए। आपको बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी टू प्रूफ, क्या बोला गया? टू प्रूफ बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये काम आपको करवाना है। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखिए थोड़ा समझिए, मुझे ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के क्या करवाना है? सिमिलर। प्लीज थोड़ा समझिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में। किसी तरीके से अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए तो मामला बन जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या है, मतलब हमें ये बड़े वाले ट्राइंगलों को करना है, तो हम क्या प्लान बना रहे हैं उस पर काम कर लेते हैं। और ये वाली साइड इस वाली साइड के थी, और ये बीच वाली साइड। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके का है कि भाई देखो, ये वाली साइड हो गई इस वाली साइड के, ये वाली साइड हो गई इस वाली साइड के। हमें बीच वाली साइड और दे रखी है, बीच वाली साइड की जगह अगर ये नीचे वाली साइड दे देता या ये पूरा एंगल दे देता तो अपना काम बनता। अब ये चीज तो उसने दी नहीं है, तो इसमें आप क्या कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत टाइम पहले दिया था कभी, अब वो देते नहीं है इस क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, बट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन में ऐसा है कि आप इसको एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को। कौन सी लाइन को? एडी लाइन। ठीक है, कितना एक्सटेंड करेंगे? इतना एक्सटेंड करेंगे आप इसको कि ये इसके इक्वल हो जाए। एडी किसके इक्वल आ जाए? डी ई के। और सी से ई को क्या कर दीजिएगा? ज्वाइन। एक तो ये काम करना है। सेम काम आपको यहां करना है कि भाई पी एम को इतना एक्सटेंड करिए। ठीक है, पी क्यू आर और एम और लेट इट बी एस, और इससे इसको क्या कर दीजिए? ज्वाइन।
तो भाई ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, इस वाली साइड। किसी को इश्यू है यहाँ पर तो बताइए मेरे को। ठीक है, अब आपको करना क्या, मैं ब्लूप्रिंट दे देता हूं कि इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट करवाना है, या कॉन्ग्रुएंट करवाना है। करवा देंगे कॉन्ग्रुएंट, चिंता मत कीजिए। भाई देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, बट साइड है। हाँ अभी वो नहीं बताना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल वर्टिकल फोर्स, और ये वाली साइड इस वाली साइड की गिवन, ये मिड पॉइंट है। डी क्या था, मिड पॉइंट ना, तो बी डी किसके इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल जो कॉर्नर में है आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी होगी वो छोड़िए, वो लेकिन हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब भैया ठीक है कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करे क्यों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से ही कंसेप्ट बनेगा। वो करे इसीलिए है मैंने कि मैं इस ए बी को किसके इक्वल करवाना चाहता हूं, सीई के। भैया ऐसा क्यों करवाना चाहते हो आप, ऐसा मैं इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि मेरे को ये बात गिवन है कि ये वाली साइड अपॉन में ये साइड इक्वल टू ये वाली साइड इक्वल टू ये अपॉन में ये वाली साइड और बीच वाली साइड, है ना। मैं एक्चुअली इन बड़े ट्राइंगलों को आपस में क्या करवाना चाहता हूं, सिमिलर करवाना चाहता हूं इन बड़े वाले ट्राइंगलों। भैया कैसे हो जाएंगे बड़े वाले, मैं बताता हूं कैसे होंगे। देखिए इस तरीके से होंगे कि बाजू वाली साइड तो है ही आपस में प्रोपोर्शनल, बीच वाली और प्रोपोर्शनल। मैं कहूंगा इस बड़े वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ थोड़ा सोचिएगा, ए सी किसके साथ है, सही है, और ए बी किसके साथ है, लेकिन मैं इस ए बी की जगह जानबूझकर सीई लिखूंगा और इस साइड से ऐसे इनको भी कॉन्वर्ट कर दूंगा और यहां से क्या लिख दूंगा, दो साइडें तो बन गई। और ये बीच जो नीचे वाली साइड है इस ट्राइंगल के लिए, ये साइड इस साइड के साथ प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूं पूरे पूरी, तो भी ये क्या रहेगी, प्रोपोर्शनली रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इसलिए करवाए हैं, मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं इस ए बी की जगह पलट के क्या लिखवाना चाहता हूँ, सीई। ये है मेन, क्योंकि जब वो तीन साइड ऐसे गिवन चलेगी ना, तो मैं इस ए बी की जगह जानबूझ के क्या लिखवा दूंगा, ई सी, और इस पी क्यू की जगह क्या लिखवा दूंगा, आर एस, और ए सी तो मुझे चाहिए पी आर के, और इस ए डी और पी एम की जगह टू ए डी और टू, और इस टू ए डी को मैं बदल के क्या लिख दूंगा, ए ई, और इस टू पी एम को बदल के क्या लिख दूंगा, पी एस। तो मेरी तो तीनों साइड है, इस तीनों साइडों की क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। भैया सिमिलर से फायदा क्या होगा, सिमिलर से ये फायदा होगा कि ये थोड़ा सा एंगल इस थोड़े से एंगल के इक्वल, और ये नीचे का थोड़ा सा एंगल इस नीचे के थोड़े से एंगल के, सही है, सीपीएसटी। अब जब मैंने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, तो एक बात और भी थी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला इस वाले के इक्वल है बाय सीपीसीटी। तो इन दोनों का एडिशन भी इन दोनों के एडिशन के क्या होगा, इक्वल। ब्लूप्रिंट समझ में आया, क्वेश्चन करूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन ट्राइंगलों को क्या करवाना है, बताओ भाई शुरुआत कैसे करें, कॉन्ग्रुएंट से होगी शुरुआत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा एक लौता क्वेश्चन है जो तुम्हें दिक्कत देगा, एक लौता सबसे बड़ा ही करवा रहा हूं इसलिए सबसे पहले, बाकी क्वेश्चन टुच्चू है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं, यही डिफिकल्ट है। जहां पर आपको बाजू वाली साइड है और बीच वाली साइड दे रखी है, बाजू वाली साइड है बीच वाली साइड है, और पूरे ट्राइंगलों को कॉन्वर्ट करने को बोला है, तो उसमें नीचे कंस्ट्रक्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत टाइम से दिया नहीं है उन्होंने, चांस बनता है कि 4 नंबर में पकड़ा देंगे। जिसने किया वो तो कर देगा, जिसने नहीं किया तो उससे नहीं होगा, टीचरों से नहीं होता कुछ। बढ़िया बढ़िया, इसलिए कहा। ठीक है, तो कैसे लगा भाई इन ट्राइंगल, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए आपको आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो ले लेंगे हम, चलो ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी लिख दीजिएगा भाई, कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सटेंड
एक्सटेंड AD अप टू E, ठीक है, सच दैट AD इक्वल टू DE। ऐसा ही एक और, एक्सटेंड PM अप टू S सच दैट PM इक्वल टू MS, SMS या SM जो भी। हाँ जी, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल बिल्कुल CDE। आपको ये पहले कॉर्नर वाले कराने हैं, ऐसे इधर भी कॉर्नर वाले कराने, वो सिमिलरली से लिख देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो हाँ भाई ABD में कौन सा वाला AB AD सॉरी AD किसके इक्वल है, DE के। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एंगल D के इक्वल VOA, सही है। और इसका BD इक्वल टू है CD या DC गिवन, ठीक है, या D इज द मिड पॉइंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट उठेगा ट्राइंगल CD ABD ना EDE के, EDC के। रीजन SAS, ठीक है। सिमिलरली आप वर्ड यूज कर सकते हो, सिमिलरली। हाँ जी, CPST पिक कर, CPCT। हाँ, क्या CPCT पिक करना है, एक तो ये नीचे वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2। एक तो ये बात पिक कर, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा। और बिल्कुल सही बात है, AB जो मेन काम था आपका CE इक्वेशन क्या। अरे हाँ, ये तो गलत आ रहा है ना, यहाँ बीच में क्या आएगा, C आएगा, यहाँ लास्ट में आएगा D, सही बात, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर दीजिएगा, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और PQ किसके इक्वल है, RS के, सही है। CPCT है जो भी आप यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करना था, बड़े वाले ट्रायंगल पे जाना है, इसमें और इसमें। भाई बताओ, इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PRS। हाँ भाई, जो बात ये है ना, इसी को लिख दीजिए उठा के। सबसे पहले तो AB अपॉन में PQ किसके इक्वल है, AD अपॉन में PM इक्वल है AC अपॉन में PR। अब इनको पलट पलट के लिखें, AB अपॉन PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, EC अपॉन में RS। तो EC अपॉन में, इसलिए तो घूमे थे वहां पे, इसकी जगह इधर चलाने की जगह। और AD की जगह आप लिख दीजिए 2AD और 2PM। और लास्ट वाला जो AC अपॉन में PR है, इसको ये रहने दीजिए, इसको हम लिख देंगे EC अपॉन में RS इक्वल टू AE अपॉन में PS इक्वल टू AC अपॉन में PR। बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। उससे हम इस बात को उठाएंगे कि एंगल 5 और एंगल 6, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि एंगल 5 किसके इक्वल है, सही है। और एंगल 3 एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 4 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है। इन तीनों बातों से एक बात तो समझ में आती है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 चारों आपस में कैसे इक्वल, सही है। अगर चारों बराबर हैं और अगर एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो अगर मैं इक्वल चीज ऐड कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी तो इक्वल ही होगा। तो मैं जानबूझकर एंगल 5 में क्या प्लस करूंगा, एंगल 2, और एंगल 6 में क्या प्लस करूंगा, एंगल 3। अब मेरा एंगल 5 और एंगल 2 प्लस होके क्या बन जाएगा, एंगल A। और इधर क्या बन जाएगा, एंगल T। और ये वाली बात तो है कि AB अपॉन में PQ इक्वल है किसके, AC अपॉन में, बाय गिवन।
ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के रीजन एस ए काम आयो। ये था वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 वो नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन, और होता नहीं है अच्छे अच्छे बच्चों पे। थोड़ा सा ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपसे। बस ब्लूप्रिंट यही है कि पहले ट्राइंगल डायगोनल वाले, फिर इसकी जगह वो बन जाएगा, फिर बड़े वाले को बड़े वाले के करने के चक्कर में डोलना, इधर से इसको बना देना, इसको इधर बना देना। बड़े वाले कॉन्वर्ट होते ही 5 6 के बराबर, एक 4 के बराबर, एक 2 के बराबर भी, और 4 भी 3 के बराबर है। तो ये इसका मतलब चारों के चारों नीचे वाले साइड वाले तो आपस में हो ही गए। 5 और 6 वैसे बराबर हो गए, 5 और 6 में एंगल 2 और एंगल 3 को क्या करवा देना, ऐड, पूरा एंगल ए और एंगल बी बन जाएगा। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाना और कह देना इस वाली बात को, इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में और पी क्यू आर में, कि जी ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, और एंगल ए किसके इक्वल है, तो एस ए एस से पूरे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आया, क्लियर है? इसको अच्छे से रट के रखिएगा, फास्ट करिएगा बस खाली। बिल्कुल लिख सकते हैं सिमिलरली करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है। 13 डी इज अ पॉइंट। देखो एक सजेशन और देना चाहता हूं मैं, बीपीटी की तैयारी कर लीजिएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कर लीजिएगा, हल्के फुल्के वो जो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन बताए मैंने वो कर लीजिएगा। जिन बच्चों से प्रूफ हो पा रहे हैं वही करिएगा, जिस बच्चे से नहीं हो पा रहे हैं वो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बहुत कुछ है और करने के लिए, कोऑर्डिनेट रहा, एपी रहा, स्टैटिस्टिक्स रहा, प्रोबेबिलिटी रहा, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम मत खपाइएगा। ठीक है, ठीक है हर्ष, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। बाकी जो कर सकते हैं, जो फुल चाहते हैं वो करिए। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC of a triangle ABC such that angle ADC equal है angle BAC. Show that CA का स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। हाँ भाई, ट्राइंगल बना ले। कितने, एक ट्राइंगल आपके पास ABC बना लेते हैं। यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। D इज ऑन द साइड BC, D कोई पॉइंट है। अब आपको बोला है सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल BAC के, इस वाले एंगल के, ये दिया हुआ है। शो करने को ये चीज भूली गई है। अब याद करो, मैंने इस चीज के लिए आपको बताया था क्या करना होता। CA इनटू में CA सोचिए, CB डॉट CD सोचिए, एक को इधर भेज दीजिए। CA तो यहीं रखिए, CB यहाँ भेज देते हैं, CD यहीं रखिए, CA को यहाँ भेज दें। अब CA और CD देखिए, CA ये रहा, CD ये रहा, तो ADC ट्राइंगल की बात कर रहा है, ऊपर वाली बात। नीचे वाले की बात कर लेते हैं, CB और CA। CB ये रहा और CA अगेन ये रहा, बड़े वाले। तो ये छोटे वाले को अगर बड़े वाले ट्राइंगल की क्या कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये भी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन। आया समझ में? अब मुझे बात बताओ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करोगे? एक तो एंगल सी कॉमन है दोनों में, और एक इसका डी इसके ए के बराबर है, दे तो रखा है। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ए प्रॉपर्टी से। और फिर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, रेशियो ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, करने की जरूरत है। ठीक है, बोलो करूं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है ABC और उसमें साइड AB AC एंड मीडियन AD, AD एक मीडियन, AD क्या है, मीडियन।
और ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज प्रोपोर्शनल टू एक और ट्राइंगल PQR, ठीक है, सच दैट PQ, PR एंड PM these sides are proportional। भाई कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल है उस पर गौर करिए। बोला है AB AC और AD प्रोपोर्शनल है PQ PR और PM। भाई जब कभी भी ऐसे दे डायग्राम में देखा करो कहां कहां पे साइड है, AB PQ और AC और PR और PAD किसके, PM के, ऐसा दिया होगा प्रोपोर्शनल। और आपको शो करने को बोला है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR और भाई AB AC और मीडियन AD ये तो लिखा है भाई 12 और 14 सेम से यार। अच्छा इसमें AD और BC, अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला गलत रीड कर लिया मैंने। चलो उस वाले को करा देते हैं, वो एक्चुअली 14th का वो सॉल्यूशन था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है ना, देखिए इस AC की जगह क्या लिखा हुआ है BC और इधर लिखा है PR की जगह QR। अब करवाना, हाँ अब करवाना। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है और जो 12th में करवाया ना मैंने वो किसका है 14 का, उल्टा है थोड़ा, पर आप समझिए मतलब वो जहां पर बड़े वाले ट्रायंगल को कराना होता है। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल भी इन्होंने दो तरीके से करवा, दो तरीके के क्वेश्चन है ये। एक में क्या है ना, ये बाजू वाली साइड नहीं है बल्कि नीचली साइड है, नीचली। और जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें बाजू वाली, बीच वाली और साइड वाली, इसमें बाजू वाली, बीच वाली और नीचे वाली है। दोनों ही केसों में AD को मीडियन बताया गया है, AD इज मीडियन। तो मीडियन है तो भाई BD किसके इक्वल है CD के, और MAPM इज मीडियन, तो QM किसके इक्वल है MR। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। उस वाले में तो कंस्ट्रक्शन करना था जो जिसमें बाजू वाली साइड है और बीच वाली साइड है, उसमें तो बढ़ाते हैं कंस्ट्रक्शन को, फिर दो कौन उल्टे जो क्रॉस में होते हैं उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करते हैं, जिससे इसकी जगह इसको लिखता है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं नीचे। इसमें देखो ये तो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगलों को सिमिलर करना है ना। तो अपना प्लान ऐसा है कि किसी तरीके से एंगल बी को किसके इक्वल करा दूं मैं, एंगल क्यूब। उसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि छोटे वाले ट्रायंगलों को कर लेते हैं सिमिलर। कैसे भैया छोटे वाले कैसे जाएंगे, देखो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के, लेकिन तीसरी साइड है नहीं। कोई बात नहीं, BC तो है QR के, तो BC का आधा और QR का आधा हो जाएंगे ना। जब डबल होके हो सकता है तो हाफ हाफ करके भी तो हो सकता है। जानबूझ के उसके हाफ को मैं क्या लिखूंगा BD और उसके हाफ को क्या लिख दूंगा मैं QM। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे छोटे वाले सिमिलर। सिमिलर होते ही तुरंत उठाऊंगा एंगल बी किसके इक्वल है। अब बड़े वाले में आ जाओ, एक तो ये बाजू वाली साइड के, ये निचली साइड के और बीच वाला, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे नहीं है। बोलो करना करके दिखाओ, ठीक है ना। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, जब बड़े वाले ट्रायंगल करने होते हैं मीडियन की बात हो रही होती है, तो उस केस में आपको गौर करना है ये कौन सा वाला है, ये नीचे की साइड दे रखी है, बाजू वाली साइड दी है। बाजू वाली साइड दी है तो वह कंस्ट्रक्शन से होगा, नीचली साइड दी है तो छोटे वाले ट्रायंगल में जाके, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 करा दिया, 13 करा दिया, 14 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
इसको देख लो, एक वर्टिकल, भाई ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 15 को तो बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, आएगा ही। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा 2 नंबर में, 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और वो एक शेडो कास्ट करता है कितना 4 मीटर लॉन्ग, और एट द सेम टाइम एक और टावर है वो 28 मीटर है। अच्छा नहीं, वो कितना मीटर है यही निकालना है, लेकिन उसकी शेडो कितनी है 28 मीटर। भाई मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलैरिटी से होगा, मैं बता देता हूँ। एक तो एंगल बी 90 और एंगल क्यू 90। रीजन क्या है, आपकी शेडो आपके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। रीजन, सन एलिवेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम आर सेम, तो एंगल सी एंगल आर के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, अब सिमिलर है तो साइड है प्रोपोर्शनल है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू जानबूझकर बी सी अपॉन में क्यू आर। ए बी 6 अपॉन में पी क्यू, यहाँ 4 अपॉन में 28, ठीक है। 4 से आप काटेंगे 1 बार, यहाँ पे 7 बार, 7 6 जा, तो पी क्यू कितना आएगा, बोलो कितना मुश्किल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा शैडो वाला, ठीक है। या तो ऐसे होंगे या तो फिर एक के अंदर एक ऐसे होगा, ऐसे कर, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा बीपीटी वाला, ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में, ऐसे करके भी आ सकता है, एक्स की टर्म्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बाबू देख लो, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और एक ट्राइंगल आपके पास PQR। तो यहाँ पर A है, ये B है, और यहाँ C है, और ये P है, ये Q है, और ये R है। बोला है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AD जो है और PM जो है वो मीडियंस है, तो मीडियन है तो इसका मतलब मिड पॉइंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। प्रोपोर्शनल के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, बस खाली ये बातें गिवन करी हैं कि AD क्या है, मीडियन। तो मीडियन है तो भैया D क्या है, मिड पॉइंट है, तो या मिड पॉइंट है तो फिर BD इक्वल टू। अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट आपको एक बताई थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या बताई थी कि एक ट्राइंगल में अगर एक आप एंगल बाइसेक्टर आता है तो वो अपोजिट साइडों को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में ये साइडें चल रही हैं। मतलब A और B अगर ये साइड है और ये C और D है, तो A अपॉन में B इक्वल होगा C अपॉन में D। समझ में? आप ऐसे भी लिख सकते हो A अपॉन में C इक्वल टू B अपॉन में D। बात हुई है, एक्सचेंज हो गया इनका, ठीक है। आया, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस पे भी 1 नंबर का पूछ लो, इसमें ऐसा देगा, ये दे देगा, इस दोनों का रेशियो दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा। बोलो भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए AD इज अ मीडियन एंड PM इज अ मीडियन। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकालने का, बहुत बढ़िया, बताओ। x1 plus x2 plus x3 upon 3 with x square y plus y। भाई एक ट्राइंगल है, 3 वर्टेक्स होते हैं ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर्स को, अगर अब नहीं पढ़ा तो पूरे साल का मैथ्स बेकार हो जाएगा। सेट कर लीजिए कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, और उस हिसाब से रिवीजन करते रहिए। इसका सेंट्रॉइड पॉइंट जो होता है उसकी खासियत होती है x1 प्लस
प्लस x3 अपॉन में 3, x निकालने का, ऐसी y निकालने का होता है, y1 प्लस y2 प्लस अपॉन में 3। सेंट्रोइड के लिए है, इसके लिए सेंट्रोइड, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, वैसे तुमने इतनी मार खाई है इस बात पे, फिर भी तुम्हें याद नहीं होता। जहां 3 मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, जहां 3 ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर, बताना मतलब टॉप सीक्रेट बात है, ठीक। पीएम इज मीडियन, तो इस केस में क्यूएम जो है वो किसके इक्वल है, एम आर के। ये बात गिवन होगी, ये बात गिवन होगी। एक और चीज भी है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और टू प्रूफ जो है वो है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। भाई मुझे एक बात बताओ, ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है, साइडें प्रोपोर्शनली होंगी। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा गौर करिए, जो आपको लेके आना है ए बी पी क्यू और ए डी और पी एम। किसी तरीके से अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल क्या हो जाए तो हमारे जो टू प्रूफ है बड़ी आसानी से निकल भी आएगा। मैं बोल रहा हूँ जो प्रूफ होता है उसको डायग्राम में एक बार बना के देखा करो, फिर सोचा करो। भाई ऐसा नहीं है ये आपने क्वेश्चन लिखा और डायग्राम में प्लॉट किया और आपको तुरंत आ गया। टाइम लगता है 2 मिनट, कम से कम 1-1.5 मिनट तो लगता ही लगता है सोचने में कि करूंगा कैसे, फिर वो माइंड में बन जाता है कैसे करेंगे, फिर बच्चा करना शुरू करता है। और इन केस अगर 1.5 मिनट में 2 मिनट में नहीं बनाना दिमाग में, तो ट्राइंगल में मत खपाइएगा दिमाग। नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, वो लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि ना लगे ही हुए हैं लगे ही हुए हैं, नहीं नहीं, पहले उन क्वेश्चनों कर लीजिए जो दिख रहे हैं सीधे से, जो जिनकी प्रैक्टिस करिए तुमने, मेन बात हुई, ठीक है। स्टैट्स में देखिएगा, कोऑर्डिनेट में देखिएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखिएगा, कुछ ना कुछ होगा जो आप कर पाएंगे। रूट वाले देखिएगा प्रूफ, ठीक है, अल्फा बीटा वाले देखिएगा, क्वाड्रेटिक देखिएगा, इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो थ्योरम व्योरम आई है ऐसे करो, फिर उनको देखिएगा जो नहीं आता। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, तो छोटे वाले को करना है ना। मुझे एक बात बताओ, बड़े वाले सिमिलर थे ना, तो एंगल बी किसके इक्वल, सही है, और ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ही बी सी अपॉन क्यू आर के। तो बी सी का आधा, या बी सी को, मतलब मैं देखो ऐसे लिखूंगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। बी सी को क्या लिख सकते हो आप, 2BD लिख सकते हो ना, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2Q। 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो ए बी और एंगल बी तो इक्वल है ही किसके, CPST। सुई इनसे आपका ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और यही वाली बात आएगी। मुश्किल है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ये 16वां क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड और देख लीजिए, ये भी आपके पास 2 नंबर में पूछ सकता है इस तरीके से। ऐसे क्रॉस किया उन्होंने मामला, यहाँ 70 है, ये 125 है। आपसे ये बोला गया है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OAB के। यहाँ पे ये O है, ये D है, ये C है, यहाँ ये A है और ये B है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा बोल दिया गया है। एंगल BOC 125 बताया गया, और एंगल CDO 70 बताया गया, और फाइंड करने के लिए कुछ बातें बोली गई, ठीक है। DOC, एक तो फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला गया उस पर देख लीजिए। एक तो एंगल DOC, एक एंगल DCO, एक एंगल OAB। तो DOC ये वाला एंगल भाई कैसे निकालोगे इसको, 125 है, 175 हो जाएगा।
55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, सही बात। 180 बनेगा ना, ये 55 55 होगा 55। और डीसीओ पूछा है, डीसीओ ये वाला एंगल ये आएगा आपके पास 45 शायद, है ना। 70 प्लस 50 हो जाएगा 120, 125, ये भी 55 ही आएगा। ठीक है। अब आपसे ओ ए बी पूछता है, तो ओ ए बी बच्चे जो है इसको अल्टरनेट इंटीरियर बता देते हैं, जबकि लाइन है पैरेलल के बारे में कोई कंसेप्ट है नहीं। तो लेकिन ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर पे एंगल इक्वल होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए एंगल सी की जगह कौन चल रहा है। अबे यार मैंने गलत दिखाई थे, ओ भी है यार। एंगल सी की जगह कौन चल रहा है, एंगल ए। तो इसका मतलब जहां 55 है तो इधर भी 55 आ जाएगा। ठीक है, सीपी एस टी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है इसमें। ये वाला ऐसे करके ऐसी लाइन है जिसमें ऐसे डबल है, ऐसे करके ये इसके इक्वल है, मतलब इसको भी कर लेना 1-2 नंबर में। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, इसमें से मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से हो जाएगा। ला, ठीक है ठीक है। देख लीजिए सेट, सेट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेट क्या है आपके पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। कोई भी कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सली यूनिक होता है, यूनिक मतलब इकलौता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई अपने मतलब फेवरेट फ्रूट का नाम बताइए, तो ऐसा हो सकता है कि जब हमने फ्रूट का नाम पूछा तो मतलब मैं कहूँ भाई 2 फ्रूट्स का नाम बताइए अपने फेवरेट, तो ऐसा हो सकता है किसी को मैंगो पसंद किसी को कीवी पसंद हो, ऐसा होता है। ठीक है, और किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद हो, या फिर किसी को कीवी पसंद हो, और मतलब अलग अलग प्लीज अलग अलग तरीके के सेट बन सकते हैं। अरे बस ठीक है, समझ गया, ग्रेप्स पसंद हो, ठीक ओके। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के सेट बन सकते हैं। तो क्या ये यूनिवर्सली यूनिक है, आंसर है नहीं, ये इकलौते नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे सेट बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं वोवल का सेट बताइए, तो ए ई आई ओ यू यही सेट बनेगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड यही सेट ही बनेगा बस। इसमें ऐसा होता है ई कोई पहले बोल दे, आई फिर बाद में बोल दे, ओ बोल दे, यू बोल दे, आगे पीछे आप इसमें अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन सेट यही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा सेट जो एक लौता बने, जो यूनिक हो, इसको बोलते हैं सेट। ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट। समझ में आया? ओके। तो कभी भी ऐसे बोलते हैं कि भाई 5 कोई मूवीज बता दीजिए, या फिर 5 एक्टर्स के नाम बता दीजिए, या फिर 5 बेस्ट टीचर्स के नाम बता दीजिए, 5 बेस्ट नोवेल्स के नाम बता दीजिए। तो बेस्ट नोवेल आपके हिसाब से अलग और बाजू वाले के हिसाब से अलग होता है, तो उनपे उनको सेट नहीं कहते, हाँ उनको कलेक्शन कह सकते। तो कलेक्शन और सेट में यही फर्क है, कलेक्शन हर चीज का होता है, सेट जो होता है वो वही बनते हैं, वो कलेक्शन जो यूनिवर्सली इकलौते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट। मतलब देखो 11th क्लास से चैप्टर आया है ये, 11th में आया फिर 12th में आया। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर की मतलब चैप्टर को समझना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सब 11th क्लास का, 11th क्लास का बेस बना देगा, और 12th क्लास में क्या क्या चीजें हैं फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर हम उस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए इसके बाद सेट के बारे में हमने पढ़ लिया, तो यूनिवर्सली यूनिक होता है। अब हमने ये देखना है कि सेट को लिख कैसे सकते हैं। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो है आपके पास टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म जिसे आप रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। चिंता मत करिए 11th क्लास का है, लेकिन थोड़ा सा वो समझा रहा हूं मैं आपको कि कनेक्शन हुआ आपका। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। भाई अब आपने सेट के बारे में सीखा है कि यूनिवर्सली यूनिक चीज को सेट कहते हैं, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा लिखते कैसे कैसे।
तो बच्चों को रोस्टर फॉर्म बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। आप क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं कलेक्शन के लिए, और अंदर उन चीजों को डाल देते हैं जिसका कलेक्शन चल रहा है। जैसे मैंने अभी भी किया था सबसे पहले, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और कीवी, इस तरीके से। वो सब उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तू उधर बैठ जा, सामने। अरे हाँ, तेरा भैया तो दुखी कर रहा है। ये मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आप लोग को पहले शांत कराऊं फिर मैं पढ़ाऊं। तो सेट क्या होता है? यूनिवर्सली यूनिक कलेक्शन। ठीक है। सेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए। सबसे पहला, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग कैपिटल लेटर से। दूसरा, नो रिपीटेशन, कोई रिपीट नहीं होता मामला, कोई रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो भी रहा है तो आप उसको अलग सेट नहीं मानेंगे बल्कि सेम सेट मानेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए एक सेट है और आपने क्या किया, एक पे लिखा 1 2 3। एक बी सेट है, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है सेट हमेशा। ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यूज होती है ना, इनको कहते हैं एलिमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो करली ब्रैक अपने कॉमा से सेपरेट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो एक और बी सेट लिख रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए 1 2 2 2 3 3। अब ये जो मैंने सेट लिखा है और ये जो सेट लिखा है, क्या ये अलग अलग है? आंसर है नहीं, ये सेम सेट है। भैया क्या बात करो, यहाँ 2 देखो कितने लिखे हैं, बेशक लिखे हो। सेट की प्रॉपर्टी है कि कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होता उसमें। मतलब अगर रिपीटेशन है भी तो आपको उसको काउंट नहीं करना, मतलब मानना नहीं है, उसको एक ही एलिमेंट मानना। ठीक है। तो इस केस में ए सेट और बी सेट आपके दोनों कैसे हैं? सेम है। ठीक है। तो सबसे पहला है कैपिटल लेटर से यूज होगा कौन? सेट। मतलब कैपिटल लेटर आप यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है करली ब्रैकेट्स में यूज होता है। एलिमेंटों के बीच में कॉमास लगते हैं। अगर कोई रिपीटेशन है तो कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। ये कुछ 4 5 प्रॉपर्टी हैं जो आपको समझनी है सेट के बारे में। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? 2। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंटों को ही लिख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। जैसे ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। इसमें देखो मैंने एलिमेंट दिखा दिए क्लियर। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ए ई आई ओ यू, मान लीजिए बी एक सेट है, मैंने एलिमेंट लिख दिए ए ई आई ओ यू। तो ये जो तरीका है सेट को लिखने का, इसको कौन सा वाले तरीके से बोलेंगे हम? रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने सेट। भैया फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? कभी कभी हम सेटों को एलिमेंट्स के जरिए नहीं दिखाते बल्कि बातों के जरिए दिखाते हैं। बातों के जरिए। भैया बातों के जरिए कैसे दिखाते हैं? मतलब ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाती है कि वो डिनोट इसी चीज को कर दे। जैसे देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो इसका तरीका होता है, एक्स करके लिखते हैं, फिर कोलन लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने बात ही तो लिखी है, लेकिन आप खुद समझा। आप मुझे बताइए, क्या ये इस चीज को डिनोट नहीं कर रहा? तो ऐसी फॉर्म को कहते हैं क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों को रोस्टर फॉर्म इसलिए पसंद है क्योंकि डायरेक्ट बात होती है और कोई दिक्कत नहीं आती, एलिमेंट दिख जाते हैं। हाँ, जहां पे बात लिखनी पड़ती है वहां उनकी बहुत जान जानती है, वे क्या ही करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक सेट के लिए एक बच्चा अलग सेट बिल्डर फॉर्म बनाए और दूसरा बच्चा अलग सेट बिल्डर फॉर्म बनाए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, मैं उसमें एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैं ए सेट की एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ कि x एक एलिमेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर x यूज किया है और कोई दूसरा भी एलिमेंट यूज कर सकता है। मैं यहाँ पर x जो है लिखता हूँ और फिर x के बारे में लिखता हूँ।
मैंने x जो यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा, ये इन सारे एलिमेंटों के लिए लिखा है, मतलब ये जो x है ये सबको डिनोट कर रहा है। अब मैं x के बारे में लिखूंगा कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कॉमा। एक और बात, आप अगर आपको लिखनी है, क्योंकि मान लो क्या पता एक स्टेटमेंट से क्लियर ना हो रहा हो, तो एक और स्टेटमेंट लिखनी है तो कॉमा लगा के लिखते हैं कि और बताओ, और बताओ कि x जो है वो आपका 5 से छोटा है। मैं 5 से छोटा लिख दूं। अब हिमालय बोले ना, मैं तो ऐसा सोच रहा था कुछ कि x जो है कि वो नेचुरल नंबर है या वो होल नंबर है। देखना, अभी देखना, होल नंबर है। नहीं नहीं, सुनो सही, होल नंबर है। और यहाँ पर जो मेरा x है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा, और 4 और 5 से, अच्छा 5 था क्या? अरे इक्वल, हाँ सॉरी। अब मुझे बताओ, क्या ये सेट बिल्डर और ये सेट बिल्डर का जो लैंग्वेज है क्या वो सेम है? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अलग अलग है ना, लेकिन ये दोनों ही बातें किसको डिनोट कर रही है? ए सेट। ए सेट है ना भाई, ये चीज से भी क्या मिलेगा? ए सेट। इस चीज से भी क्या मिलेगा? ए सेट। तो एक ही सेट के लिए अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेट आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट में दो तरीके होते हैं लिखने के, एक होता है रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें एलिमेंट क्लियर कट दिखाई देते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, ओके। अब आप सेट पढ़ते रहे, ठीक है, सेट के बारे में चलता रहा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब सेट बनने लग गए तो उन्होंने ना इस तरीके से डायग्राम्स बनाने शुरू करे। ठीक है, उन्होंने बोला चलो आपके मान लीजिए जो ए सेट है, अच्छा हाँ, इससे पहले एक सिंबल बड़ा यूज होगा, बिलोंग्स टू, ये सिंबल ई करके। और यहाँ पर कभी भी अगर एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना होता है तो बिलोंग्स टू यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल को थोड़ा पहचानिएगा, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। वैसे इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बुलाते हैं इसको। ठीक है, ये एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, 1 2 3। अब मान लीजिए इस सेट में 4 तो नहीं है ना, 2 है, लेकिन तो मैं ऐसा लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि 2 जो है वो मेरा ए सेट के अंदर है। अच्छा, मान लीजिए 4 तो नहीं है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू लिख के काटना है, और फिर यहाँ पर लिखना। तो इससे पता चलता है कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब है उसके अंदर है, ये। ठीक है, क्लियर? तो इससे बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक सबसेट नाम की भी एक चीज होती है, सबसेट। जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, एलिमेंट है 1 2 3। एक बी सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैं कहूं कि ए सेट बी सेट के अंदर कंप्लीटली है, भाई ए सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। बी के क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है भाई, ए की हर एक चीज बी में है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि ए जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे थोड़ा लंबा सी होता है। ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ऐसे कर लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, हल्का फुल्का बता रहा हूँ 11th क्लास में, जितना मतलब मैं 12th में जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है
एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है, या फिर यहाँ पर 2 1 2 और यहाँ पर है ए बी सी डी। जब तक सिंगल सेट चल रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, अपना मामला चल भी रहा था, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, अपन खुश थे उसमें। फिर उन्होंने बोला ठीक है अब एक काम करो 2 सेट ले लो, तो 2 सेट ले लिए। अभी भी हम 11th क्लास में ही हैं, चिंता मत करो, इसलिए ज्यादा ब्रीफिंग में जाने का नहीं। 12th क्लास जब शुरू होगी तो मैं बताऊंगा आपको। अब थोड़ा ध्यान दो, पहले स्टोरी समझ लो, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, तब पढ़ेंगे चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, तब बनेगा मामला। तो 2 सेट चल रहे थे, अपन राजी थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। फिर उन्होंने ना एक वर्ड बोला, मैपिंग करो। क्या करो? मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ो 2 सेटों को। अब सेट थोड़ी जुड़ेंगे, उनके एलिमेंट जुड़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैपिंग हुआ, उस मैपिंग को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, अच्छा हाँ, जब कभी भी हम मैपिंग करते हैं ना, तो एक एलिमेंट मतलब ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये 1 किससे कनेक्ट हुआ? ए से। 1 किससे कनेक्ट हुआ? 2 किससे कनेक्ट हुआ? डी से। 2 किससे कनेक्ट हुआ? ए से। ये मैपिंग हुई, जुड़ रहे हैं, 2 सेट आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये जो जुड़ना है, जो मैपिंग हो रही है, ठीक है, ये 2 एलिमेंटों के बीच में हो रही है। अब उन एलिमेंटों, जिस एलिमेंट के साथ जिस एलिमेंट की मैपिंग हुई है, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर पेयर। स्टोरी समझिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ये स्टोरी चल रही है अभी। सेट पढ़ा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सही है। सेट से हमने ये पढ़ा कि 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 तरह से लिखते हैं, एक सेट बिल्डर, एक रोस्टर। रोस्टर में एलिमेंट लिखते हैं, सेट बिल्डर में स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिर एक बिलोंग्स टू करके एक सिंबल है, जब कभी एलिमेंट और सेट में रिलेशन दिखाना होता है तो बिलोंग्स टू यूज करते हैं। जब कभी भी सेट में और सेट में रिलेशनशिप दिखाना होता है तो सबसेट यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें आ गए मैपिंग में, कि मैपिंग करते हैं। चलो, मैपिंग मतलब 2 सेट ले लिए हमने, उनके एलिमेंट्स थे, उनको आपस में जोड़ा, उसको मैपिंग कहते हैं। अब जोड़ने को किसी तरीके से दिखाओगे तो सही, तो उससे दिखाने के लिए जब आप उन 2 एलिमेंटों को एक साथ लिखोगे तो उनको कहते हैं ऑर्डर पेयर, जहां पर पहला वाला x और दूसरा वाला y करके यूज करते हैं। जहां x एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, बिलोंग करेगा किसको? पहले वाले सेट को, मतलब ए सेट को। और y किसको बिलोंग करेगा? बताइए, बी सेट। प्राची, ठीक है, समझ में आ रही है ना स्टोरी क्या है? ठीक है। तो x है आपके पास और एक b है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट वो मैपिंग है जहां आप जितने भी पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं आपस में, जितनी भी मैपिंग हो सकती है, पॉसिबली हो सकती है, मुमकिन है जो, उन सारे ऑर्डर पेयरों के सेट को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइए मैपिंग करते हैं, कैसे कैसे हो सकती है। तो बताइए कैसे कैसे हो सकती है? 1 ए से कनेक्ट हो सकता है, 1 बी से, 1 सी से, 1 डी से, 2 ए से, 2 बी से, 2 सी से और 2। इसके अलावा और कोई मैपिंग है जो रह गई है? मैंने सारी की सारी लिख दी है ना, तो उसे कहते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये नहीं पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चिंता मत करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है। किन का सेट है? एलिमेंटों का कि ऑर्डर पेयरों का? ऑर्डर पेयरों का। किनका? ऑर्डर पेयरों का। जहां एक्स जो है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करे और जो वाई है वो पीछे वाले सेट, दूसरे वाले सेट से बिलोंग करे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे वो देखिए, ए कार्टेशियन बी, ऐसे करके लिखते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी भी बोल सकते हो, ए कार्टेशियन बी, ए क्रॉस बी, जैसे भी आपको लगे। ये सेट है तो पक्का इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स में। और इसके अंदर क्या लिखने पड़ेंगे? एलिमेंट्स। क्या लिखने पड़ेंगे? एलिमेंट्स। इस केस में एलिमेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? ऑर्डर
पेयर, बताइए इस इन सेटों में क्या क्या लिखें? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी और 2 कॉमा डी। ठीक है, मैंने सारे के सारे लिख दिए। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयरों के सेट को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे जोड़े आ जाते हैं जो भी मुमकिन है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, वैसे तुमने एक चीज गौर करी, अगर मुझे ये पता लगाना है कि मतलब जैसे मान लो ए सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो एलिमेंटों को लिखने के लिए एन और ए करके लिखते हैं, जहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किस सेट में? ए सेट में। कितने हैं? 2, तो 2 लिख दो। ऐसे बी सेट में कितने हैं? 4, तो उसको एन ऑफ बी करके लिखिए। अच्छा, ए कार्टेशियन बी में कितने हैं? एन ऑफ ए कार्टेशियन बी, बताना कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाना चाहते हैं किसके अंदर? कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो आपको कायदे से करना है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। बात भी सही है, ये 2 है, ये 4 है, 4 2 सा टोटल 8 सेट बन सकते हैं। किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। सही है, बोलो भाई यहाँ तक कोई इश्यू है? ठीक, और बढ़िया, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं वो, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, टोटल रिलेशन का। अभी हालांकि रिलेशनशिप हम लेके नहीं आए, चलिए ठीक है, अभी रिलेशन के बारे में। तो सेट, सेट के 2 फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर। सही है, सेट बिल्डर डिस्क्रिप्टिव है, रोस्टर आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट एलिमेंट। फिर बिलोंग्स टू, फिर सबसेट। सबसेट किसके बीच में यूज होता है? सेट और सेट के बीच में। भाई कोई किसी का एक सेट इसके अंदर आता है कि नहीं आता, उसके लिए सबसेट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लेके आएंगे भाई, ठीक है, अगर 2 सेट बना दिए तो उनके बीच में कोई ना कोई ऑर्डर पेयर सेट हो सकते हैं जिनके थ्रू में मैपिंग दिखाई देगी। मैपिंग करी तो पता चला कि जो सारे मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपके चैप्टर का नाम आ रहा है यहाँ पे, गौर करिएगा प्लीज, रिलेशन। रिलेशन और उसके बाद आएगा फंक्शन। तो रिलेशन एक्चुअली में एक मैपिंग है, आप 2 सेटों को जोड़ेंगे। तो मान लीजिए एक सेट है आपके पास यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3, और एक और सेट है। ठीक है, अच्छा, एक्स जो होता है वो पहले वाले सेट के एलिमेंट को बोलते हैं ना, तो एक्स बिलोंग्स टू ए सेट एंड वाई बिलोंग्स टू। सही है, अच्छा, यहाँ पे 1 4 9 10 11, क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना, अब रिलेशनशिप में क्या होगा? अच्छा, अगर मैं इसका कार्टेशियन लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 9, 1 कॉमा 10, 1 कॉमा 11, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा। कार्टेशियन में सारे आते हैं। रिलेशन में रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट, ये भी सेट है। तो मतलब रिलेशन के सेट को आर से डिनोट करते हैं, और सेट है तो ऐसे ही बनेगा। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? वो भी तो सेट था, किनका? ऑर्डर। रिलेशन भी क्या है? सेट है, किसका? ऑर्डर पेयर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये आएगा कनेक्शन में। तो अगर कोई रिलेशन सम पूछना चाहिए रिलेशन क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। पर लेकिन फर्क तो होगा कुछ कार्टेशियन में और इसमें, बताओ। उसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, सारे के सारे। लेकिन रिलेशन कहता है कि सारे के सारे मत लाओ, वरना मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाऊंगा। फिर वो कहता है कुछ स्पेशल वाले लाओ। तो ये स्पेशल वाले कौन से? जैसे मान लो आपकी क्लास में ऐसा, मान लो कोई फार्म भरा एनडीए। हाँ भैया, कौन भर सकते हैं एनडीए का फार्म? सारे बच्चे भर सकते हैं क्या? नहीं, वही भर सकते हैं ना जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसी, या 60% से ऊपर है।
तो स्पेशल कर दिया ना कुछ बच्चों ने। अरे यार वो छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होता है, सारे ऑर्डर पेयर्स नहीं आते, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विच फॉलो सर्टेन रूल, जो क्या करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं। भैया वो रूल क्या होगा, भैया क्या वो रूल हमेशा सेम होगा, नहीं वो हमेशा सेम नहीं होगा, वो हर क्वेश्चन में बदलेगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि ये रूल है। अब आइए सुनिए रूल क्या है। रूल ये कहता है, अपन अपन इसके हिसाब से सेट कर रहे हैं थोड़ा, कि जो y है वो x का स्क्वायर होना चाहिए, और एलिमेंट डाल देते हैं, चलो माइनस। अब रूल क्या कहता है कि y जो है वो क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर। चलिए आइए, x इससे लेने हैं ना, और y पीछे वाले से लेने हैं, तो बताओ भाई -2 का स्क्वायर, तो -2 किससे करेक्ट होगा, 1 का स्क्वायर 1 1 से होगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बाकी खत्म हो गए, 10 और 11 उधर बच गए इधर। तो अब अगर मैं रिलेशन का सेट लिखूं तो बताओ कौन कौन से लिखूं, -2, 4, एक तो ये हो गया ऑर्डर का, एक 1, 1, एक -1, 1, एक और 2, 4, एक और 3, 9। तो रिलेशन क्या है, इट इज अ सेट which follow it is a set of order pairs which follow certain rules, जो एक रूल को फॉलो करता है, और वो रूल क्या होंगे वो इसमें पता चलेगा। ऑर्डर पेयर्स के बीच में क्या जी, ऑर्डर पेयर्स, हाँ बिल्कुल, x कॉमा y करके इनके बीच में भी आ जाएगा, लेकिन इसमें आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्डर पेयर्स ब्रैकेट में x कॉमा y आप यूज कर लो तो ठीक, ठीक है। यहाँ तक किसी को इश्यू हो तो बताइए, क्योंकि अब आपका स्टार्ट है मामला, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब उन्होंने बोला ठीक है चलो, ऑर्डर पेयर भी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा सुनने में, ठीक। फिर उन्होंने बोला टाइप ऑफ रिलेशन बताओ। अब आपका 12th क्लास है, फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, फिर वो 12th क्लास, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन इज ऑल अबाउट 12th क्लास। तो उन्होंने टाइप ऑफ रिलेशन पूछा आपसे कि टाइप ऑफ रिलेशन बताइए क्या क्या होता है। सबसे पहला उन्होंने बताया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बताएंगे, थोड़ा ठंड रखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन बताया उन्होंने सिमेट्रिक। क्वेश्चंस आपको इन्हीं पे ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। तीसरा उन्होंने बताया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तीन ही टाइप के रिलेशन थे बस। रिलेशन टोटल कितने तरीके के होते हैं, तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसमें तीनों ही बड़े आसान आसान से हैं, ठीक है। और में काफी इफेक्टिव रहेगा। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि कोई ना कोई रूल जरूर फॉलो होगा, और रूल जो फॉलो होते हैं, जो ऑर्डर पे रूल फॉलो करते हैं, उन्हें हम रिलेशन के सेट में डालते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन पे थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको इन्हीं रिलेशंस के बारे में बात करनी है, इन्हीं रिलेशंस पे आपका चैप्टर है। तो रिलेशन हो गया, और एक है फंक्शन। फंक्शन के आपके पास दो टाइप, वो पढ़ने हैं, और बस, ठीक है। तो आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझते हैं, थोड़ा सा देखो समझने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, आ जाएगा समझ में। टफ नहीं है, यकीन मानिए, बट टफ उनके लिए नहीं है जो कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे बैठे कि भैया ये बताओ क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है, लेकिन आप पार्टिसिपेट करिए। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। देखो पहली बात तो, ये 12th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, उसमें दो सेट इन्वॉल्व हो तो रहे हैं,
लेकिन वो सेम सेट ही होते हैं। पहली बात, नॉर्मली ए और बी सेट होते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन जो 12th क्लास का जो मैथ्स है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो सेम सेट पे ही होंगे। मतलब इस तरीके से बोलेगा कि एक रिलेशन सेट है, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड ऑन ए। किसके ऊपर डिफाइंड है रिलेशन? ए सेट के ऊपर। तो मतलब लेफ्ट साइड में भी ए ही है और राइट साइड में भी ए है, और इनके बीच में कुछ कनेक्शंस करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है। अब इनके बीच में अगर हम सेटअप करते हैं कि भाई 1 से 1 कनेक्ट है, 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 1 कनेक्ट है, 2 से 2 3 कनेक्ट है, और 3 से 3 कनेक्ट है। अब अगर मैं इसका रिलेशनशिप सेट लिखूं तो बताइए क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 3। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके से बोलेगा आर इज डिफाइंड ऑन ए एंड बी, अगर ऐसे बोल दे तो समझना ए सेट अलग है, बी सेट अलग है। लेकिन अगर ऐसे बोले नहीं जी आर इज डिफाइंड ऑन ए, किसके ऊपर डिफाइंड है? सिर्फ ए सेट पे, तो इसका मतलब समझिएगा लेफ्ट साइड में भी ए सेट ही रखा है और राइट साइड में भी ए सेट ही रखा है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लेते हैं क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें डबलेट आ रहे हों। मतलब ए ए बिलोंग करे आपके आर सेट, मतलब आर सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स वाले एलिमेंट हों, सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर। सुनो, जहां पर ए बिलोंग करेगा आपके ए सेट, मतलब सारे एलिमेंटों के डबलेट होने चाहिए आपके आर सेट। अब मुझे एक बात बता दो पहले तो आप, मेरा जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है वो तो बता दो पहले। देखो यहीं से समझ में आ जाएगा आपको, अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही अभी नहीं आएगी, लेकिन जब मैं एग्जांपल दे दूंगा ना तब बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट बताओ क्या क्या है। 1 2 3 सही है। आर सेट के अंदर एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे एलिमेंटों के डबलेट हैं या नहीं है वो बता दीजिए। है ना, सारे एलिमेंटों के है ना भाई, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, 1 1 भी है आपके आर सेट में, आपके इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है भैया, इनके अलावा भैया एक्स्ट्रा भी है। अरे एक्स्ट्रा की टेंशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ए कॉमा ए वाले किसको बिलोंग करने चाहिए? आर सेट को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सारे एओ के लिए। मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं ना उन सब के क्या होने चाहिए? डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए किसमें? आर सेट में। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे रिलेशन को मैं क्या कहूंगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहूंगा मैं इसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट प्रेजेंट है, उन सबके मतलब वो अपने आप के साथ वो रूल जरूर फॉलो कर रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, अपने आप के साथ रूल फॉलो, अभी अपने आप के साथ रूल फॉलो करेगा तभी तो उनका ऑर्डर पेयर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, और मैं तुम्ही से पूछूंगा तुम बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसी एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूं, एक रियलिस्टिक एग्जांपल। देखो आर एक सेट है, अब देखो आर एक सेट था ना, तो देखो इस तरीके से डिफाइंड हो गया। अब मुझे बताओ रिलेशन सेट में जो एलिमेंट आ रहे थे वो सिंगल सिंगल आ रहे थे या ऑर्डर ऑर्डर पेयर में आ रहे थे? ऑर्डर पेयर में आ रहे थे। भाई यार तू पार्टिसिपेट तो करता नहीं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, कतई समझ में नहीं आएगा अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मैं आपको बता देता हूँ लिख के। मुझे आप एक बात बताइए, आर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो ऑर्डर पेयर में आ रहे थे कि सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहे थे? ऑर्डर पेयर में आ रहे थे ना। तो मैं यहाँ एक्स लिखूं या एक्स कॉमा
वाई लिखूं? आप बताइए। एक्स, मैं वही चीज तो कह रहा हूं, मैं लिख दूंगा आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप बताओ क्या लिखना चाहिए, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो देखो अब मैं आपके सामने ना एक सेट लिख के दिखा रहा हूं, ए कॉमा बी, ठीक है, कोलन, ठीक है, और यहां पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसे करके लिखा है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम बात करें। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये है वो रूल जो चेक कर करके आपको सेट करना है। अब मुझे बताओ क्या कैपिटल ए सेट दिया है? नहीं दिया ना, लेकिन ये पूरी दुनिया का सेट है, ए सेट, बी सेट भी पूरी दुनिया का सेट है। अब आइए डबलेटों की बात करते हैं। क्या कोई अपना ही भाई होगा? पीयूष पीयूष का ही भाई है क्या? समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ इसमें, रूल को समझो और फिर ये फॉलो करो कि क्या खुद के साथ फॉलो करेगा क्या? क्या हिमालय हिमालय का भाई है? आंसर है नहीं। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आंसर है नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बोलो भाई, नहीं आ रही है तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मान लीजिए मैं इस एक और मैं आपके सामने एक लिख देते हैं यहाँ पे, मैं आपके सामने एक ए सेट लिख रहा हूं। ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस सेट। ए सेट है 1 2 3 डॉट 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 13 कॉमा 40। रूल सुनिए, रिलेशन सुनिएगा, रिलेशनशिप का सेट एक्स कॉमा वाई। जो लिखा है अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। 3x - y = 0, एक्स बिलोंग एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मैंने आपको उतना ही सिखाया है जितना 12th क्लास में जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, इसके लिखत में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही है। एक्स कॉमा वाई जो स्टार्टिंग का लिखा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर पेयर्सों को। जो 3x - y = 0 है, ये क्या है? ये वो रूल है, रिलेशन नहीं है, वो रूल है। और एक्स कॉमा वाई तो आपके ए सेट को बिलोंग कर ही रहे हैं। तो हिसाब से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी है थोड़ा सा, 11 12 13 और 14, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है। अच्छा जी, रूल क्या है? 3x - y = 0। भाई ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाने से पहले अगर उसका रोस्टर फॉर्म बन सकता है तो पहले वो रोस्टर फॉर्म बनाइए, उसके बाद जज करिए। और अगर ऐसा रूल है जो प्रैक्टिकली सोचना है तो फिर प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा हर चीज को थियोरिटिकल मत ले जाओ। अब आप मुझे बताइए, रूल क्या कहता है? 3x - y = 0। इस रूल को थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं, यहाँ 3x, x की वैल्यू डालिए, y पाइए और कनेक्शन बनाइए। अब बताओ x क्या रखूं? 1 0 कहाँ है इसमें? 1 1 × 3 3 1 किससे कनेक्ट होगा? 2 2 × 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। इधर है नहीं, ये बनेंगे क्या बाकी के? नहीं। ये जो छूट गए भैया इनका क्या? अरे ये नहीं आ रहे यार काउंट, इसका मतलब ये है। अब मैं अपना रिलेशनशिप सेट तो बना लूं क्योंकि उसी से जज होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। 1 3 2 6 3 9 4 12। हाँ भाई बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्यों?
कब होता है रिफ्लेक्सिव? जब सबके डबलेट होते हैं। अच्छा भैया, सबके होने चाहिए या एक दो के है चल जाएगा? आंसर है सबके। मतलब अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो इसके रिलेशनशिप सेट में पता कैसे होते? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ऐसे तो होते ही होते, और एक्स्ट्रा होते तो रब की मेहर। मतलब इतना तो कंपलसरी है। अब आप इस बात को समझिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ये है कि आपका ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसको? आर सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये बात अब आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फिर अब आपके पास देखिए और भी उन्होंने क्वेश्चन बनाए। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैं आपके सामने एक यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूं। अब आप ट्राई करिएगा। ए सेट है 1 2 3 4 5 6। रूल रिलेशन कुछ ऐसा है, एक्स कॉमा वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। आप पहले इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक कंप्लीट नंबर्स, जैसे -3 -7 0 1 2 3। डेसिमल में नहीं होते, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अब ट्राई करिए इन दो क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करें। इतने में तो आपको सोच लेना था। आप लोग ना, दिक्कत आपकी यहाँ पर यह है कि आप ना किताबी ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ यही चलेगा ना? भाई मैं तो इसको डायग्राम बनाते ही जज कर देता। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आप फिर कॉपी में चल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या बोल रहा है ये? y इज डिविजिबल ऑफ x। चलिए 1 पकड़ लेते हैं। भाई हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही नहीं, करेगा क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्या? तो क्या ही करने की सोच रहे? आओ जी, दूसरे वाले को देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? इंटीजर का सेट रखा, इन्फिनिटी का सेट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। सोचना पड़ेगा अब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा सेट नहीं बना सकते आप। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक दो वैल्यूज रख लेते हैं। चलो -3 -2 -1 0 1 2 3 और प्लस इन्फिनिटी, ऐसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 1 2 3 0 -1 -2 -3 और प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, क्या कह रहा है? x माइनस वाई करके क्या आना चाहिए? इंटीजर। सेम रखो, सेम रखो जानबूझ के। इधर भी 3 रखो, उधर भी 3 रखो। 3 - 3 0 इंटीजर है। 4 - 4 इंटीजर है। 2 - 2 जानबूझ के सेम रखो ना, मैं तो कही तो रहा हूं। नहीं आ रहा तो आप बताओ, क्या 1 से 1 कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अच्छा 1 से 2 कनेक्ट होगा? क्यों नहीं होगा? करना माइनस, नेगेटिव आएगा इंटीजर 1 - 2 -1 -1 इंटीजर नहीं है क्या? है ना, ये भी होगा कनेक्ट। भैया ऐसे तो 1 और 3 भी होगा। हाँ होगा ना। हाँ आएंगे, मैं मान सेट ही इन्फिनिटी का। आप ये बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है ना, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव तो शायद समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक पे बात करना है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखो, तो रिफ्लेक्सिव में आपको ये चेक करना है कि खुद के साथ सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर रूल फॉलो कर रहा है खुद के साथ, ऐसा कुछ रूल है जो खुद के साथ भी फॉलो हो रहा है, तो हाँ जी ठीक है। अच्छा चलो, मैं एक रूल को थोड़ा चेंज करता हूं। इसकी जगह मैं 0 लिख देता हूं। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है? यार खुद को खुद में से माइनस करूँ 0 आएगा ना, रिफ्लेक्सिव तो। अच्छा इसकी जगह 1 लिख देता हूँ। खुद को खुद में माइनस करके 0 आता है, 1 नहीं आता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। आ गया होगा हल्का फुल्का तो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, बाकी आप सिमेट्रिक सीखोगे तो उसमें रिफ्लेक्सिव में आपसे चेक करवाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और चेक कर। ठीक है।
अच्छा जी, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है आर सेट को, देन b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर सेट। मतलब यह है कि जो भी ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर पेयर है, उसका उल्टा भी होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मान लो एक रूल है कि जैसे मान लो दो बहुत सारे बच्चे हैं कि मान लो मैंने 12th रख दी, मैंने 11th क्लास रख दी। मैंने बोला भाई देखो मेरा रूल है कि जो जीतेगा, जीतना है। फिर मैंने बोला हाँ भाई 12th वाले मारो भैया, 11वीं वालों 11वीं वालों 11वीं वाले मारो, 12वीं वालों। अब मैंने बोला हाँ भाई पीयूष उमंग को पीट सकता है। ये इफ है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, क्या उल्टा भी बिलोंग कर रहा है? मतलब ये है कि इफ वाली कंडीशन वो ट्रू करके देगा तुम्हें, रिलेशनशिप में सेट में होगी। जैसे मैं तुम्हें एक पहले सिंपल समझो, फिर क्वेश्चन समझेंगे उसका। पहले सिंपल समझो, जैसे मान लो एक ए सेट है कोई तो भी, 1 2 3, ठीक है। और जो आपका आर सेट है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 3 कॉमा 1, 1 कॉमा 3, 1 2 कॉमा 1। हाँ भाई, अब आप बताओ, सिमेट्रिक को चेक कर रहे हैं। पहला ऑर्डर मैंने कौन सा पकड़ा? 1 कॉमा 1। इसका उल्टा बताओ। 1 कॉमा 1 तो है ना, 1 कॉमा 1 का उल्टा भी है ना। अच्छा, 1 कॉमा 2 का उल्टा बताओ क्या है इसमें? आंसर है बिल्कुल सबका उल्टा होगा। सबका उल्टा होना चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूँ 3 कॉमा 1 उल्टा, 1 कॉमा 3 का उल्टा। भैया जो ऑलरेडी हो गए उनका भी करना है। हाँ, हर एक एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। मैंने वही तो बोला, मतलब पीयूष उमंग को हरा देगा। इसको उल्टा करके देखो, उमंग पीयूष को हरा देगा। अगर वो भी है उस सेट में, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव, वो अपना सिमेट्रिक। अब मैंने जो बात लिखी है उसको पढ़ के देखो। अब पढ़ो उसको। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। चलो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ए सेट है, एलिमेंट है 1 2 3। आर एक सेट है, एलिमेंट है 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। हाँ भाई, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब है चार माया, हर एक का होना चाहिए ना डबलेट। बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक है कि नहीं है? आप बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? किसका उल्टा नहीं है बताओ ना। अरे बताओ ना किसका उल्टा नहीं है कि नहीं है? सही है ना? सिमेट्रिक क्या होता है? उल्टा होना चाहिए। 1 कॉमा 1 का उल्टा बता, है ना। 2 कॉमा 2 का उल्टा बता, 3 कॉमा 3 का उल्टा बता। तो आर में देखना है ना, ए से कोई मतलब ए से कोई मतलब नहीं होता, ए में चाहे बेशक 4 हो। अरे जब जो एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए बस। बात समझ में आई? इसलिए मैं कह रहा था इफ वो तुम्हें करके देगा, देन तुम्हें चेक करना है। अरे बोल दो, आ रहा है ना? ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव में आपका डबलेट होना चाहिए, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है। चलो मैं आपके सामने अभी कंडीशन रख रहा हूं कि एक सेट है ह्यूमन बींग्स। देखते हैं आप कितना इनोवेटिव सोच सकते हो। और ठीक है, और आर एक सेट है जो कि एक्स कॉमा वाई पे है। ठीक है। और रूल कहता है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। रिफ्लेक्सिव है भाई, कोई अपना ही थोड़ी बाप हो सकता है। सिंपल सी बात है, सोचने की बात है यार ये तो। अब इसमें बच्चे कॉपी पेन में लगे रहते हैं। अरे अरे नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो तो मैं तो बात बता रहा हूँ। अरे मैंने देखा है बच्चों को, बात तो थोड़ा सा समझने की है एक्चुअली में।
इस चैप्टर को। अच्छा जी, अब आप बताइए कि रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? बिल्कुल सही बात है। जब मैंने ये बात कह दी कि भाई पीयूष के फादर कोई हैं, अब ये बात उल्टी थोड़ी हो सकती है, ठीक है, उनके फादर हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है, बट इफ वाली कंडीशन घूम नहीं सकती। जिस रिलेशन में उसको आप सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, जिनमें घूम सकती है वहां अलाउड है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ए एक सेट है इंटीजर्स का। किसका सेट है? इंटीजर्स का। रूल डिफाइंड है कि x कॉमा वाई, जहां पे x माइनस वाई इज इंटीजर। इसके बारे में बताओ कैसे, एक्सप्लेन कर। नहीं नहीं, x माइनस वाई कोई एग्जांपल देखो। 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा। रिफ्लेक्सिव तो है, और जीरो इंटीजर होता है, ठीक है। सिमेट्रिक भी तो है। सिमेट्रिक कैसे? x अरे एक्स वाई छोड़ तू। हाँ तो 3 माइनस 3 है, उल्टा कर माइनस कर अरे 3 - 3 क्यों कर रहा है? होगा। कुछ और बता, रिफ्लेक्सिव के अलावा कोई एग्जांपल दे। जैसे 3 - 4 हो गया, -1 है, -1 इंटीजर, 4 - 3 एक, एक भी क्या है? सेम वैल्यू वैसे नहीं आ रही, लेकिन इंटीजर तो आ रहा है। तो अगर 3, 4 है तो 4, 3 भी उस सेट में जरूर होगा। आया? ठीक है, मैं एक और आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, इसके बारे में बताओ। चलो देखते हैं और थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आर एक है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जहां पे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। बताओ, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है? है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एक अपने ही साथ कोई सेम जगह पे काम करेगा। क्यों नहीं कर सकता? उमंग उमंग ट्यूशन यहीं पढ़ते हैं। तो एक ही तो बंदा हाँ तो एक ही तो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक ही बंदा है तो सेम प्लेस नहीं होगी उनकी तो। जब बंदा ही सेम है तो प्लेस भी कैसी होगी? सेम तो। सही है, सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है बता। जब मैं ये कह रहा हूं पीयूष और उमंग संस्कार क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उमंग और पीयूष क्या संस्कार क्लास में नहीं पढ़ते? जब मैंने कही थी ये बात कि भैया ये वहीं पढ़ता है जहां ये पढ़ता है, तो ये वहीं पढ़ता है जहां वहां पढ़ता है, क्योंकि मैं तो कही चुका हूं। नहीं है? रिफ्लेक्सिव का भाई, जब बंदा ही एक है तो उसका वर्क प्लेस भी कैसा होगा? सेम ही तो होगा। एक्स कॉमा, अपने ही साथ थोड़ी होगा। अरे अपने, तुम तो एक्स कॉमा एक्स को ही नहीं होने दे रहे। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं भविष्य और भविष्य लिखूं तो उनकी वर्क प्लेस सेम होगी कि नहीं होगी? होगी ना, तो इसका मतलब आपका रूल फॉलो हो तो रहा है। अगर मैंने लिख दिया कि भविष्य और पीयूष एक जगह पढ़ते हैं, तो पीयूष और भविष्य क्या एक ही जगह नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते। नहीं आ रहा? ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा इसको, और एक और लिखते, एक और चेक कर लेते हैं, चलो कितना आपको समझ में आया। रूल है, रिलेशन है एक्स कॉमा वाई। अब आप थोड़ा सा ना, अब एक्सरसाइज 1.1 करके देखेंगे ना, आपको समझ में आएगी 1.1 ये क्या कह क्या रहा है इसमें। देखिए एक्स कॉमा वाई है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हाँ भाई, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, रिफ्लेक्सिव है। सोच के बोलो यार, ऐसे एंड मत मारा करो तुम। नहीं है। भविष्य भविष्य क्या, भविष्य भविष्य से 7 सेंटीमीटर ऊंचा है क्या? हाँ सिमेट्रिक है। जब मैंने कही दिया कि पीयूष भविष्य से 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो क्या उल्टा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ना रिफ्लेक्सिव। आया? ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझिए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के बारे में आपको एक चीज समझाता हूं पहले। ट्रांजिटिव ना लगता तो है समझ में आ गया, लेकिन आता नहीं है समझ में, ठीक है, तो प्लीज फुल फोकस से पढ़िएगा इसको, क्योंकि यही इकलौता है जो आपके रिलेशन कंप्लीट होने में
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी तो आपको खाली प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव समझा देता हूं मैं, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, देन चेक करना होगा कि क्या a कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है R को। मतलब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी, a b और c, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिटिव, ट्रांसफर होती है चीज। तो a कॉमा b चेक करना है आपको, b कॉमा c भी चेक करना है, देन a कॉमा c, मतलब सॉरी चेक नहीं करना, a कॉमा b दिया होगा, b कॉमा c भी दिया होगा, a कॉमा c आपको चेक करना है। अगर a कॉमा c बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव है, a कॉमा c बिलोंग नहीं करता तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप लोगों की तरफ से सवाल, भैया a कॉमा b तो बिलोंग करता है, पर मान लीजिए b कॉमा c ही नहीं है, तो मेरी बात सुनो, मैंने ये बोला कब ट्रांजिटिव नहीं होता, कब नहीं होता बताना, कब नहीं होता ट्रांजिटिव। अगर a कॉमा b बिलोंग करे, b कॉमा c भी बिलोंग करे और a कॉमा c बिलोंग ना करे, तब नहीं होता ट्रांजिटिव, ठीक है। अब कब कब होता है, a कॉमा b बिलोंग करे, b कॉमा c बिलोंग करे और a कॉमा c भी बिलोंग करे, तो ट्रांजिटिव है। a कॉमा b बिलोंग करे लेकिन b कॉमा c भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भी ट्रांजिटिव है। मतलब ये है कि अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं हो पा रही है अगर समाओ, तो भी ट्रांजिटिव है। ये बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों को एक ही चीज पता होती है कि a कॉमा बी बिलोंग करे, b कॉमा सी करे और a कॉमा सी भी करना चाहिए तो ट्रांजिटिव होता है, वो तो है ही है। पर अगर a कॉमा बी करे और b कॉमा सी भी ना करे, ऐसा मिला ही नहीं तुम्हें कोई जहां तुम उसको रख पाओ, तो भी उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं उसको ट्रांजिटिव है। एक एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए R एक सेट है, 1,2, 2,3, 2,2, ठीक है, और 1,1, और एक ए सेट है, रूल है 1 2 3 11। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, देखो पीछे वाला एलिमेंट अगले वाले ऑर्डर पेयर का अगला एलिमेंट होना चाहिए, तो 1,2 है, तो मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। अब इसको चेक करता हूं, मतलब टू टू से शुरू होने वाले चाहिए मुझे, तो एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों को अलग अलग उससे चेक करना। आइए इससे बात करते हैं, ये ए कॉमा बी, ये बन गया बी कॉमा सी। अब मुझे क्या चीज चेक करनी है, ए और सी, ए मतलब 1 और 3 वाला कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। अगर एक भी ऐसा मिल गया ना जो नहीं है, तो नहीं है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर जैसे सिमेट्रिक में था, अगर एक का भी डबलेट नहीं है, मतलब एक का भी उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, चाहे बेशक सबके हों लेकिन लास्ट वाले का नहीं है उल्टा, तो सिमेट्रिक नहीं, ध्यान रखना। तो हम ए पहले एक बार जैसे हमने वन को कर लिया, फिर अगली बार ए टू को ऐड करेंगे। बिल्कुल, फिर हम मतलब ऐसे हर एक ऑर्डर का चेक होगा, इसका भी चेक होना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, ऐसे इसका भी करना पड़ेगा, ऐसे इसका भी करना पड़ेगा। चलो मैं एक और रखता हूं आपके सामने, एक रिलेशन रख रहे हैं, 1,1, 2,2 और 3,3। बताओ भाई, ये सबसे अच्छा है, बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं, बताओ ट्रांजिटिव की इफ वाली कंडीशन क्या कहती है। भाई मेरे ख्याल से तो है ए कॉमा बी, बिल्कुल इसमें बी कॉमा सी ही नहीं है, मैंने बताया था। इफ की अगर कंडीशन ही रुक गई तो भी ट्रांजिटिव है। इस केस में आपको ए कॉमा बी तो चलो मैं मानता हूं ये रहा, ये ए है और ये बी है, भैया सेम हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन मेरे को बी कॉमा सी नहीं मिल रहा, बी से शुरू होने वाला नहीं मिल रहा,
अच्छा भैया मान लो अगर इसमें 1,3 होता, जस्ट ऐसी क्या है, तो क्या ये होता कि नहीं होता? बोलो भाई, ए कॉमा बी हो गया, मेरे को 1 से शुरू होने वाला चाहिए ना, ये रहा बी कॉमा सी। और अब मुझे क्या चेक करना है, ए कॉमा सी। तो ए कॉमा सी कौन है, 1,3, तो 1,3 है तो सही। ट्रांसटिव ये इसके लिए तो ट्रांसटिव है, ये तो कह रहा है मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरा तो ट्रांसटिव है। तुम अगले वाले का चेक कर लो। चलो भाई 2,2 पे पहुंच गए, ए कॉमा बी है, पर एक दिक्कत फंस गई, बताओ क्या, इसमें बी कॉमा सी नहीं है। तो बी कॉमा सी नहीं है तो भी ट्रांसटिव होता है ना, अनट्रांसटिव है। ये तो ए कॉमा ए ही हुआ ना। मैंने बताया तो, सेम वालों को आप नेक्स्ट वाल मतलब बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग आगे, हाँ, नहीं नहीं सुखराम वाली के पीछे आना है, गली नंबर 12 में, लेफ्ट लेफ्ट उल्टे हाथ पे। हाँ भाई ठीक है, नहीं आया, चलो मैं आपके सामने एक और सेट लिख के देता हूँ आपको। देखो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है इन्होंने, बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 15 है, एमसीक्यू, एक नंबर में पूछा है, देखिए। लेट, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखी है। लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, इन द सेट 1, 2, 3, 4 given by r equals to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। बहुत ही अच्छी किस्मत होती है अगर आर वो खुद ही दे दे तो। ऑप्शन आपसे पूछे हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक करो क्या क्या चीज है ये, फटाफट चेक करो। रिफ्लेक्सिव कैसे, रिफ्लेक्सिव कैसे, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, सही है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है भाई। हाँ जी, सिमेट्रिक बताओ, 1, 2 है, 2, 1 का है? भाई पहला ही नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, एक नहीं रोक दिया। हाँ ट्रांसटिव और चेक कर लो, ट्रांसटिव में जोर पड़ता है भाई, सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रांसटिव में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक एलिमेंट को चेक करना होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, थोड़ा टाइम लगता है। 1, 2 है, 2, 2 है, तो भाई ये मान लीजिए ए कॉमा बी हो गया, ये हो गया बी कॉमा सी, सेम हो सकते हैं भाई, सेम हो सकते हैं। हाँ जी, तो ए कॉमा सी चेक करना, ए कॉमा सी मतलब 1, 2, हाँ तो है तो सही, ये 1, 2, चलो मतलब ये तो दिक्कत नहीं दे रहा। 1 और 2 वाले भाई, 2 वाला और कोई है क्या, ना जी, तो ठीक है इसका डन है। चलो 2, 2 पे आ जाते हैं, 2, 2 है, ए कॉमा बी हो गया। अब 2 बी, सी नहीं मिल रहा तुम्हें, तो कोई बात नहीं, इफ वाली कंडीशन ही तो रुकी है, तो ट्रांसटिव है, समझ में आया ना। ठीक है, 1, 1 है, तो ये ए और ये बी, भाई दो हैं 1 से शुरू होने वाले, दोनों को चेक करना है, तो ये रहा आपके पास बी और ये रहा सी, तो 1, 2, हाँ 1, 2 तो है, ठीक है। इस वाले को चेक करना है, बी कॉमा सी, भाई 1, 3, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं दे रहा, ये भी सही है। 4, 4, इसका तो बी कॉमा सी नहीं मिल रहा, ये भी ठीक है। 1, 3, 3, 3, 1, 3, ठीक है। 1, 3, 3, 2, 1, 2, ये रहा स्टार्टिंग में, चलो ये बच गया, नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। 3, 3, 3, 2, 3, 2, ठीक है। 3, 2, 2, 2 और 3, 2, ठीक। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसटिव है, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ समझ के करना है कि कैसे है। अब इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं, या तो आपको ऐसे ही दे देगा प्रॉपर क्वेश्चन, और या तो आपको रूल देगा, और फिर आपको खुद चेक करना है उस चीज में। देखो जैसे
देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए रिफ्लेक्सिव समझ लीजिए पहले, मतलब इनको अच्छे से समझ लीजिए रिलेशन को। दो ही टॉपिक है, एक रिलेशन है एक फंक्शन, ठीक है। तो एक और आपके पास है, जैसे मान लीजिए एक सेट है, देखो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखी हुई है, x बिलोंग्स टू z। z जो होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट, देखो इसमें कुछ सेट है जो फिक्स होते हैं, मतलब जो मतलब वो उनको उन अल्फाबेटों को छेड़ना ही नहीं है आपको। जैसे कि z हो गया, z जो है ये सेट होता है इंटीजर्स का, इसको किसका सेट माना गया है, इंटीजर्स का। इसी तरीके से r जो सेट है वो होता है रियल नंबर्स का, ठीक है। r जो है वो आपके पास किसका सेट होता है, रियल नंबर्स का। और हाँ जी, n जो है वो आपके पास किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का। नहीं, होल नंबर भी कोई मैंने सेट कर दिया। r पॉजिटिव करके लिख जाता है कभी कभी, तो पॉजिटिव रियल नंबरों की बात हो रही है। इस केस में जीरो नहीं आता, फ्रैक्शन डेसिमल सब आएगा। रियल नंबर मतलब सारे नंबर, कंप्लीट भी, डेसिमल भी, फ्रैक्शन भी, सारे लेकिन पॉजिटिव वाले, अगर r प्लस लिखा है तो। ऐसी z प्लस भी आता है कभी कभी, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल सकता है कि जो z प्लस और होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं और इंटीजर जीरो से शुरू होते हैं, लेकिन पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 1 से 1। तो यहां पर लिखा है एक सेट है, x बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, z से, ठीक है। अच्छा जी, और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है 0x और 12 नीचे इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से लिखना। ये कौन सी फॉर्म है यार, ये सेट की फॉर्म है, बताओ कौन सी वाली है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इंफॉर्मेशन है ये, प्रॉपर वैल्यूज नहीं थी, रोस्टर फॉर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे इन्होंने एक रिलेशन लिखा है, रिलेशन सुनिए क्या है, a कॉमा बी, a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, ये लिखा है। करिए शुरू, आगे था क्या, चलिए भाई देखिए, 0 से 12 तक बात हो रही है, तो ठीक है 0 से 12 तक बना देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या लिखा है, a माइनस बी का मॉडुलस, चलिए जीरो को पिक करते हैं, 0 माइनस 0 0, और 0 जो है क्या वो 4 का मल्टीपल है, आंसर है नहीं, तो 4 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। तो क्या 0, हाँ 4 या 4 का मल्टीपल, हाँ जी, मतलब वैल्यू जो है माइनस करने पे 4 8 और 12 जो आएंगी उन्हें ही मान्यता मिलेगी। चलिए, तो 0 के साथ मेरे ख्याल से 4 तो करेक्शन हो जाएगा, 0 4 ठीक है। अच्छा 0 के साथ 8 भी हो जाएगा फिर तो, और 0 के साथ 12 भी हो जाएगा, सही है, ओके। ऐसे 12 के साथ भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, 12 और 0, देखो 0 -4 करोगे तो -4 आता है, मॉडुलस लग के वो प्लस का बन जाएगा, तो ठीक है। और 12 माइनस 0, तो फिर चलो एक एक करके करते हैं। 1 का किसके साथ कनेक्शन बैठेगा, 1 के साथ बैठेगा 5, 1 के साथ बैठेगा 9, और ये बैठेगा 2 का, 2 का आपके साथ 6, बिल्कुल सही, 6 के साथ और 10 के साथ, 3 का, बिल्कुल 3 का आपका बैठेगा 7 के साथ और 11 के साथ, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसी बना बना के आपको करना और चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा जी, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन।
क्या बोलते हैं उसको, इक्वी बैलेंस रिलेशन। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोलता है, एक रिलेशन दे देगा और आपको बोलेगा चेक करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर वो तीनों है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? इतना ही है रिलेशन। फंक्शन थोड़ा सा पढ़ाऊं हल्का सा, कल पढ़ाऊं? कल ठीक है, कल पढ़ाऊं। अब जरा